नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। क्या आपने सोचा है कि वर्तमान में दुनिया के सबसे युवा देश भारत में 2050 तक बुजुर्गों की संख्या क्या होगी? बुजुर्ग से मेरा आशय उन लोगों से है जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे। आपको बता दें कि 2050 तक देश में 60 वर्ष से अधिक के 34 करोड़ 70 लाख लोग होंगे, यानी भारत की कुल जनसंख्या का 21%। शायद मैं भी उनमें से एक रहूंगा। ऐसे में इस बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए उनके अनुसार घरों की यानी सीनियर लिविंग की क्या स्थिति होगी? इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सेविल्स इंडिया के मुताबिक 2030 तक सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट के लिए $4.8 बिलियन से $8.4 बिलियन तक यानी करीब 70,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है इस सेगमेंट में एक तरफ बुजुर्ग आबादी की ओर मांग बनेगी तो दूसरी ओर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाएं बनेंगी। ऐसे में अभी सीनियर लिविंग का बाजार कैसा है, कौन से डेवलपर्स का इस सेगमेंट में फोकस है और किन शहरों में सीनियर लिविंग का बाजार उभर रहा है, इसके साथ ही सीनियर लिविंग के भौगोलिक और आर्थिक पहलू, डिजाइन और लाइफस्टाइल, मानव केंद्रित पहलू समेत नीति और शासन, एग्जीक्यूशन और सॉल्यूशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं अरविंद नंदन जी, एमडी हैं रिसर्च एंड कंसल्टिंग सेविल्स इंडिया, और हमारे साथ हैं अंकुर गुप्ता जी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के लिए। तो बहुत स्वागत करेंगे एक बार अरविंद सर और अंकुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अरविंद सर, आपकी रिपोर्ट है और बड़ी ही खूबसूरती से आपने 2050 में किस तरह से बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी, उनके लिए किस तरह से आवास की ज़रूरतें होंगी, रियल एस्टेट के लिए किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, सारी चीज़ें आपने बड़ी विस्तार से उसमें दी हुई हैं। पहले तो मैं रिपोर्ट के की पॉइंट्स ही समझना चाहूँगा आपसे सर। जी थैंक यू। देखिए, सबसे पहले इसमें 3-4 बातें हैं मुख्य तौर पर। वैसे तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आपने शुरू में ही कहा कि आज हमारी जो सीनियर सिटीजन्स की आबादी है वो लगभग 11-12% के आसपास है, उससे भी कम है। लेकिन आने वाले वर्षों में ये बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में कम होगा, लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि सीनियर लिविंग होता क्या है, उसमें क्या होना चाहिए डिज़ाइन के तौर पर, जोनिंग के तौर पर, इस पर हमने थोड़ी बात की है। फिर हमने इसमें ये आकलन करने की कोशिश की है तमाम दूसरे फॉर्मूले लगा के कि कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी इसको आने वाले 4-5 वर्षों में, और कितना कमिटमेंट चाहिए फाइनेंशियली सिर्फ 5 वर्षों में, क्योंकि 50 तक का अनुमान लगाकर भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। विजिबिलिटी 5 वर्षों की होती है। तो जैसा आपने कहा करीब 72,000 करोड़ की टोटल निवेश की रिक्वायरमेंट है। तो मुख्य ये बातें हैं, बाकी इसमें डिटेलिंग बहुत कुछ है हर तरह से। बिल्कुल, हमारे साथ अंकुर जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। अंकुर जी, बहुत कम प्लेयर ऐसे हैं जो सीनियर लिविंग में हैं, उनमें से आप एक हैं जो सीनियर लिविंग को काफ़ी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। तमाम शहरों में आप सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जैसा कि ये रिपोर्ट अरविंद सर की है, $4.8 बिलियन से $8.4 बिलियन की रिक्वायरमेंट होगी 2050 तक, यानी संभावनाएं बहुत तेज़ी से हैं। ऐसे में सीनियर लिविंग के बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी आगे? तो एज अरविंद सेठ की बहुत बड़ा मार्केट है और हम उसको देख रहे हैं कि हमने बेसिकली मेन सिटीज़ को टारगेट किया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें चेन्नई और बैंगलोर लगता है, फिर मुंबई और पुणे, और चौथा हमें लगता है दिल्ली एनसीआर। तो इन 4 मार्केट्स को हम टारगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ की जो रिटायरमेंट की पॉपुलेशन है उनका ध्यान कैसे रखें। ठीक है अरविंद सर, आपसे मैं समझूंगा कि जाहिर तौर पर एक बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं और जाहिर सी बात है कि जो आबादी है 21% होगी 2050 तक, यानी आज हम 2025 में बैठे हैं, अगले 25 साल की हम प्लानिंग को देख रहे हैं। ये इतना आसान होगा क्या? क्योंकि अभी भी हम कई लेवल पर देखते हैं कि पॉलिसीज़ को लेकर चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंस को लेकर चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी भी जो सीनियर लिविंग है वो वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है और हमारे भी देश में अब धीरे धीरे उसकी अवधारणा बन रही है, लेकिन आम जो सहमति है घरों में कि अपने पेरेंट्स को सीनियर लिविंग में भेजना अलग से, उस अवधारणा को कैसे बदला जाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये सबसे पहली इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, एक तरह का टैबू है हमारे समाज में कि हमारे जो बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, सब एक साथ रहते हैं, हम किसी को भेजते नहीं, त्यागते नहीं, एक आम तौर पर जो बात होती है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हम किसी को ना त्यागें, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी ज़रूरत है, जो अपने लिए घर चाहते हैं,
हो सकता है उनका परिवार साथ में ना हो सकता है किसी वजह से उनको ज़रूरत हो कि वो अकेले रहें या सिर्फ हस्बैंड वाइफ पति पत्नी एक साथ रहते हों, तो उस बड़े हिस्से को हम इसलिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारा तो कल्चर है, हमारा तो संस्कार हैं और हम उनके लिए घर बनाएंगे ही नहीं। जो अपने घरों के साथ परिवार के साथ रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 40 करोड़ की आबादी ऐसी हो जाए जिसका कि मान लीजिए कि 2% या 1% भी तैयार हो, 4-5 लाख लोग अगर हों, तो उनको कहाँ ले जाएंगे आप? उनके लिए तो ज़रूरत है। दूसरा पहलू जल्दी से कहना चाहूँगा, जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इसको आप करेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसके लिए पॉलिसी पे काम होना ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत हुआ भी है, जैसा हम शायद आगे बात करें। पॉलिसी पर काम होना ज़रूरी है। दूसरा, इसमें फाइनेंशियल फिस्कल सपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है, फंडिंग सपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, हमारे साथ अंकुर जी हैं, डेवलपर्स का आगे बढ़कर पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। डिमांड तो अपनी जगह पे है ही, इतने लोग होंगे तो डिमांड तो वैसे ही है, लेकिन जब तक पॉलिसी पे काम ना हो जाए और जब तक कि फंडिंग की मैकेनिज्म ठीक ना हो जाए, तब तक इसे करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी जैसे मौजूदा समय में हमने देखा सर कि महाराष्ट्र में नई हाउसिंग पॉलिसी आई थी, उसमें सीनियर लिविंग का बाकायदा जिक्र है। महाराष्ट्र रेरा ने भी सीनियर हाउसिंग को लेकर एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की है। क्या देश भर में इस तरह से सभी राज्य सरकारें, क्योंकि जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो वो स्टेट मैटर आ जाता है, तो स्टेट्स इसके लिए अभी तैयार हैं या अभी दूर की? स्टेट्स बिल्कुल तैयार हैं, और देखिए इसमें भी 2 लेवल पर काम होगा। सेंटर के लेवल पर पॉलिसी का बनना ज़रूरी है, और है भी, ऐसा नहीं कि सेंटर अव्यय नाम की पॉलिसी और तमाम अलग तरह की पॉलिसीज़ हैं। तो सेंट्रल पॉलिसी और उसके तहत उसके एम्बिट के अंदर स्टेट्स के अंदर पॉलिसी, जैसे रेरा में बना हुआ है, तो महाराष्ट्र ने किया है, हरियाणा ने भी किया है, तो इस तरह कुछ स्टेट्स ने किया है। और मैं समझता हूँ हर स्टेट, अंकुर जी ने अभी कहा कि चेन्नई में और बेंगलोर में कर रहे हैं, हमने भी देखा वहाँ प्रोजेक्ट्स बहुत हैं। तो इन हर स्टेट्स के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी का बनना और साथ में इंसेंटिव्स का डाला जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल। अंकुर सर, आपसे मेरा सवाल होगा, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि चेन्नई में, बेंगलुरु में एक्सेप्टेंस है, लोग समझते हैं सीनियर लिविंग को। ऐसे में कोयम्बटूर भी है, वडोदरा भी है, गोवा भी है, इन्हें भी सीनियर लिविंग हॉटस्पॉट के तौर पर देखा जाता है। तमाम छोटे शहरों में भी काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट्स दिख रही है, लेकिन क्या छोटे शहरों में सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट में निवेश करना डेवलपर्स के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक है अभी? तो इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, बट मैंने देखा है जैसे कोयम्बटूर में तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे डेवलपर्स जो घुस गए, तो देयर आर गोइंग टू बी लोकेशंस जो टियर 2 में भी ये काम करेगा। गोवा में पहले जब कोशिश किया गया वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट अब देख रहे हैं कि 1 या 2 प्रोजेक्ट सक्सेस ले रहा है। तो ये भी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है जहाँ पे टियर 2 में डिमांड आएगा और एज सप्लाई गोज, और स्पेसिफिकली बहुत सारे बच्चे जो माइग्रेट करें बिग सिटीज़ में, तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आपको टियर 2 में रह जाता है, और काफ़ी सीनियर्स चाहते हैं कि वो टियर 2 में रह जाएं, कुछ चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के पास आ जाए। तो ये रिक्वायरमेंट आपका चेंज होता रहेगा, बट अभी जो मेजर डिमांड है वो तो मेट्रोज में है, और मेरे को लगता है इवॉल्व करेगा टियर 2 में। ठीक है, मेट्रोज में अभी ज़्यादा डिमांड है। हालांकि जैसे जिन शहरों का आपने नाम बताया, खासकर साउथ में अभी ज़्यादा इसको प्राथमिकता मिल रही है, नॉर्थ में भी है, लेकिन शायद उस लेवल से नहीं है जिस लेवल से हमें साउथ में देखने को मिल रहा है। अरविंद सर, इस पर मेरा एक और सवाल होगा, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि फाइनेंसिंग मॉडल है या पॉलिसी सपोर्ट है, इसमें इंसेंटिव्स की बात आपने की थी, जैसे जीएसटी छूट है या टैक्स बेनिफिट है। इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए क्या इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए जो इसे तेज़ी से आगे बढ़ाए? बिल्कुल, देखिए मैं इसको 2 तरह से इसका जवाब दे सकता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास विदेशों के कई जगह के उदाहरण हैं, तो ये हमारे लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो हम पहली बार करेंगे। चाहे आप जापान देख लें, चाहे आप यूएस यूके देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, हमने कुछ उदाहरण रिपोर्ट में दिए भी हैं। तो कई तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं, या तो ज़मीन से जुड़े हुए आप एफएसआई एक्स्ट्रा दे सकते हैं, या फिर आप किसी तरह की डेवलपर को छूट दे सकते हैं बाकी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इस तरह के कई काम हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने समाज के अंदर ये देखिए कि लोग रहते किस तरह से हैं, ठीक है। तो आपके पास कई और ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस हैं जिनमें आप सेम इंसेंटिव्स या सिमिलर इंसेंटिव लगा सकते हैं जी। चाहे आप स्टूडेंट लिविंग देख लें, चाहे शेयर्ड अकोमोडेशन देख लें, चाहे सीनियर लिविंग देख लें, तो इन सब में आप सेम तरह के इंसेंटिव दे सकते हैं। रेंटल हाउसिंग जो बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसका हमने थोड़ा प्रयास किया भी 5 साल पहले पॉलिसी लाकर,
तो उसमें उस तरह की पॉलिसी लगाकर, तो आपको बेसिकली ज़रूरत ये है कि ज़मीन की जो कीमत होती है उसको आपको किसी तरीके से माकूल बनाना है, क्योंकि अगर 50 करोड़ पर एकड़ की ज़मीन होगी तो उस पर बनेगा कैसे सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट। तो सोशल वेलफेयर के लिए आपको ज़मीन को सोशल इक्विटी की तरह लाना होगा डेवलपर के हाथों में, जिससे कि उनको ये एनकरेजमेंट मिले कि वो मान लीजिए कि 10 मिलियन या 1 मिलियन अगर बनाते हैं तो साथ में 10,000 यूनिट ये भी बना सकें। तो इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। दुनिया भर में उदाहरण है और हमने अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत तो कोशिश करके देखा है। ठीक बात है। अंकुर सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि नॉर्मल हाउसिंग, नॉर्मल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अलावा जो सीनियर हाउसिंग होती है उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ अलग तरह के मॉडल हो जाते हैं, कुछ आपको अलग तरह से उसको डिज़ाइन करना होता है। तो अभी जो सीनियर हाउसिंग के प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनको देखते हुए क्या चुनौतियां आप फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ओवरऑल लेवल पर? तो एक दो तीन चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, एक मैंने मैं चाहता हूं कि डेवलपर और आए, बट वो गलत डेवलपर्स अगर आ जाएं जो मेंटेन नहीं करना चाहते, तो सबसे बड़ा इसमें जो काम है ऑपरेशंस का है और उसमें बहुत दिक्कत होती है। और जो सीनियर लिविंग के अभी लॉज हैं, ऑपरेशंस के लॉ, वो सिर्फ वही RWA मैनेज्ड लॉज हैं जो रेगुलर हाउसिंग के हैं। यहाँ पे स्पेशलिस्ट को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है एक ऑपरेशंस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो बिल्डर या जो ऑपरेटर हमने डिसाइड किया उसको हम एक डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दें, जिसके कारण वो ठीक से उसको मेंटेन कर सके। जो आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में जो पॉलिसी आई है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी आई है, जहां पे उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस, जहां पे जैसे महाराष्ट्र में जहां पे आपको ग्रुप हाउसिंग नहीं अलाउड था, वहां पे सीनियर लिविंग अलाउ कर दिया गया है। मेरे को बस एक है कि FSI ग्रुप हाउसिंग से ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत डेंस हाउसिंग कर देंगे और जो सीनियर लिविंग की जो चार्म है, जो खुलापन, जो ग्रीनरी, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आते हैं, फिर वो बहुत मजा नहीं आएगा। तो मुझे जो बोथ महाराष्ट्र और हरियाणा का पॉलिसी बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र में ग्रीन जोन में इन्होंने एक डिफरेंट FSI दिया है, जिसके कारण आप खुलापन भी देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का काम भी कर सकते हैं और डेवलपर को आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ये काम करने के लिए। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑपरेशंस को ध्यान रखें और जो भी करें वो फ्यूचर ऑपरेशंस का ध्यान रखते हुए करें। जाहिर तौर पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इंसेंटिव्स ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसे इंसेंटिव्स भी ना आ जाएं कि हर कोई डेवलपर सीनियर हाउसिंग में आ जाए और वो सीनियर हाउसिंग ना रह जाए, फिर वो मनी मेकिंग प्रोजेक्ट हो जाए, जो बड़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम प्रॉपर्टी प्लस में बात कर रहे हैं सीनियर लिविंग की। देश में जिस तेजी से उम्र बढ़ रही है, जाहिर तौर पर 2050 तक बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, उनके लिए घरों की ज़रूरत होगी और वो घर कैसे होंगे, सीनियर लिविंग कैसी होगी, इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पॉलिसी किस तरह की होगी, इंसेंटिव्स देने से किस तरह से ये बढ़ सकता है, चुनौतियाँ कहाँ पर है जिन पर काम किए जाने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद जी और अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक बार वापस लौटेंगे आपके पास और एक बड़ा ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि अभी जो सीनियर हाउसिंग है वो एक अपर क्लास के लिए है, लग्जरी उसको कह सकते हैं हम कि लग्जरी या अपर लग्जरी में हम सीनियर लिविंग को देख रहे हैं, लेकिन एक जो मास हाउसिंग है जिसकी एग्जैक्टली ज़रूरत पड़ेगी मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि बुजुर्ग तो वो भी होंगे, तो उनके लिए मास हाउसिंग स्पेसिफिक सीनियर लिविंग में किस तरह से करनी ज़रूरी होगी, सरकार को उधर कैसे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग में ध्यान दिया, लोगों को घर मिले, अभी भी वो प्रयास लगातार जारी है, लेकिन स्पेसिफिक सीनियर लिविंग के लिए सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? जैसा कि आपने बताया कि योजनाएं तो हैं, लेकिन इसे बूस्ट देने की ज़रूरत है। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है इसका उत्तर कुछ हद तक उन बातों में छुपा है जो हम अभी कर रहे थे। तो अफोर्डेबल हाउसिंग हो या रेंटल हाउसिंग हो या किसी के लिए भी ये पॉसिबल या फीजिबल तब हो पाता है जब आपका इनपुट कॉस्ट और लैंड कॉस्ट मैनेजेबल हो और साथ में डेवलपर को उसको बनाकर प्रॉफिटेबली एग्जिट करने का मौका हो। ये दोनों होना ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया कि ज़मीन इतनी महंगी है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा है
कि वो शायद 2.5-3 करोड़ से नीचे का मकान बिक ही नहीं पाएगा, तो आप किस तरह मिडिल क्लास के लिए बनाएंगे। तो आज जो ज़्यादातर देश में बिक रहा है वो आउटराइट मॉडल पे बिक रहा है, जिसमें कि एक आमतौर पर जैसे नॉर्मल घर बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं। हाँ, कुछ एक अलग मॉडल से भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो सबसे पहला काम ये करना होगा, मैं घूम घूम कर बार वहीं आऊँगा कि रेगुलेटरी इसको सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और जब रेगुलेटरी सपोर्ट मिलता है तो फंडिंग एजेंसीज उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगी एक अच्छे लेवल पर। तो आज जो है हमारे पास वो मकान हैं या सीनियर लिविंग के वो प्रोजेक्ट्स हैं, रेंटल हैं कुछ एक, लेकिन ज़्यादातर वो हैं जो कि बनाकर बेचने पड़ते हैं डेवलपर्स को, और वो जब बेचते हैं तो 60-70-80 लाख के भी कुछ हैं, लेकिन वो 1.5-2-2.5 करोड़ तक के चले जाते हैं। तो इसलिए ये तब कम होगा जब आप पॉलिसी लेवल पर इसको सपोर्ट देंगे, जब आप लैंड को एक सोशल इक्विटी की तरह लेके आएंगे, जिस टर्म को मैं बार बार यूज़ करता हूँ। अगर आप उस तरह से लेकर आएंगे तब फिर ये हो पाएगा, और उस समय फिर जब इसमें फंडिंग आ जाएगी तो फिर ये आराम से कर सकते हैं आप। तो ये करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बिल्कुल। अंकुर जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि अभी आशियाना हाउसिंग का फोकस किधर है, किन शहरों पर है, कितने प्रोजेक्ट आपने अभी पूरे किए, और आने वाले समय में आप किस तरह से देख रहे हैं कि किन किन शहरों में आप प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं? क्या ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है आपकी सीनियर हाउसिंग को लेकर? तो हमने सीनियर हाउसिंग में ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। एक चेन्नई में, 2 भिवाड़ी में, एक लवासा में और एक जयपुर में। और 4 हमारे अभी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2 चेन्नई में, एक पुणे में और एक और तीसरा दिल्ली एनसीआर भिवाड़ी में। और इसके सिवा हम बैंगलोर में एक लैंड किए हुए हैं, चेन्नई में और करना चाह रहे हैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मुंबई की तरफ और ढूंढ रहे हैं लैंड, और दिल्ली एनसीआर को भी और एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो यही मार्केट में हमें लगता है कि हम और प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उसी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेप्ट थोड़ा बैंगलोर ऐड कर रहे हैं और मुंबई की तरफ और जा रहे हैं। ठीक है अरविंद सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या पीपीपी मॉडल या लैंड ग्रांट, जैसे कि आपने पहले भी बताया था, इस तरह के उपाय सीनियर हाउसिंग को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सकते हैं? और फंडिंग की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, फंडिंग भी अभी भी नॉर्मली डेवलपर्स बैंकों के सहारे ही हैं। पी इन्वेस्टमेंट का कितना फोकस है सीनियर हाउसिंग में? नहीं है, कुछ हद तक तो है ही, और हमने अपनी रिपोर्ट में करीब 5-6 नाम दिए भी हुए हैं जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। लेकिन जो आपका पहला पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो पीपीपी से भी कर सकते हैं, चाहे आप पीपीपी से करें या आप इंटायरली प्राइवेट पार्टी पर छोड़ दें, दोनों हिस्से में दोनों तरीके से हो सकता है। और ऑल्टरनेटिवली कह लें कि अगर सरकार बनाना चाहे तो वो भी बनाए, लेकिन ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप उसको बेनिफिशियल करें उस प्रोजेक्ट को, ताकि वो जब एक फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर आए तो वो माकूल हो कि 40-50 लाख के अंदर वो ख़रीदा जा सके। अगर आपने पीपीपी से किया तो भी हो सकता है। प्राइवेट पार्टी को अगर आपने कंप्लीट इंसेंटिव दे दी, गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है, उसका उदाहरण देना चाहूँगा, उन्होंने उसमें एक हिस्सा एक दूसरे डेवलपर को अलॉट किया है, और इस तरह से भी हो सकता है। तो ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट से भी हो सकता है। ज़रूरी ये है कि जो भी उसको डेवलप करने आए उसके लिए वो कॉस्टिंग ऐसी हो कि वो उसे बना सके और फिर उसको एक नॉमिनल प्रॉफिट पर भी ठीक ठीक दामों पर बेच सके। जहाँ तक प्राइवेट इक्विटी का सवाल है, तो मैक्स इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, जनरल कैटलिस्ट एंड ग्रोहास का इन्वेस्टमेंट है, ऐसे कुछ और नाम हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज करीब 20,000 यूनिट हैं, हमें शायद 2 लाख बनाने की ज़रूरत है। तो हम शायद 1 पर भी नहीं है जो हमें चाहिए। तो आज जो दिख रहा है इसको कम से कम 10-12 गुना हम ज़्यादा करें, तब जाके ये देश में काम आएगा। जाहिर तौर पर। और वो जो आपने बात कही कि जिसकी एक्सपर्टीज़ है वो करे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आपने बताया, जिक्र किया कि किसी एक प्रोजेक्ट में किसी स्पेसिफिक डेवलपर को दिया गया, ये मॉडल ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर आदमी सीनियर लिविंग में आए बेटर है कि जिसकी एक्सपर्टीज़ है वो करे और अच्छे से उसको जैसे रीडेवलपमेंट में होता है। बिल्कुल। अंकुर सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि अभी मौजूदा वक्त में अगर हम टिकट साइज़ के एंगल से देखें, प्राइसिंग के एंगल से देखें, तो एक छोटे से छोटा अफोर्डेबल घर सीनियर लिविंग में कितने का होता है? और मैक्सिमम तो खैर उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना उसको महंगा कर सकते हैं कर लें, लेकिन मिनिमम अभी आपकी कॉस्टिंग क्या आ रही है? और अगर एक सिंपल 1 BHK सीनियर हाउसिंग के एंगल से हम देखें, सारी सुविधाओं को देखते हुए, तो उसकी प्राइसिंग क्या आती है? तो हमारे प्रोजेक्ट्स में 1 BHK करीब 50 लाख से स्टार्ट होता है,
और 2 BHK 3 BHK मिला के जनरली हमारा मेन मार्केट जो है वो 60-65 लाख से 1 करोड़ 20 लाख पे है, विच मेरे अकॉर्डिंग तो वो मिडिल अपर मिडिल इनकम ग्रुप पे है। जो बेसिक एक लेकिन चैलेंज जो आती है वो फ्यूचर ऑपरेशंस में आती है, क्योंकि आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, वहाँ पे जीएसटी भी लगती है, वो सर्विसेज, बिकॉज ये हाईली सर्विस्ड प्रोडक्ट है। तो इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है टू मेक इट अफोर्डेबल, जस्ट फ्लैट कॉस्ट पे भी नहीं है, ऑपरेशंस कॉस्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें वो दोनों चीज को सही करने के लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत होती है। अरविंद सर, एक अंतिम सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा कि अभी जिस भी तरह का सिनेरियो है, जिस भी तरह की पॉलिसीज़ हैं, प्रयास कर रही हैं सरकारें अपने स्तर से, जैसे कि हमने तमाम राज्यों की बात की और आपने भी कहा कि चीज़ें चल रही हैं लेकिन शायद उस रफ्तार में नहीं जिस रफ्तार में आने की ज़रूरत है। तो अगर मैं आपसे समझूं कि कुछ सुझाव आप सरकार को देना चाहें कि सीनियर लिविंग को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम ये 2 बातें या ये 4 बातें करनी ही पड़ेंगी, तो वो मुख्य पॉइंट्स आपके क्या होंगे जो सरकार को ध्यान रखने चाहिए और तत्काल प्रभाव से लागू करने चाहिए? देखिए, वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मेरा मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड सोशल एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के पास काफ़ी सारे इनपुट ऑलरेडी हैं पहले से, चाहे वो सीनियर हाउसिंग के लिए हो या किसी और अल्टरनेट हाउसिंग के लिए हो। लेकिन इस पर एक वॉर फुटिंग पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये करें कि इसमें किसी तरह का एक मेरा ख्याल है अट्रैक्शन डालें, और जो भी पार्टीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनके लिए कुछ पैरेलल बेनिफिट्स डाले जाएं, चाहे वो डेवलपर ही क्यों ना हो या कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों ना हो। जैसे आज आशियाना कर रहे हैं, तो उनके पास इसके एवज में और करने के लिए क्या इंसेंटिव है, ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सप्लाई शॉर्टेज वाला मार्केट है। डिमांड तो है, तो सप्लाई साइड को आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना है। चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दें, जो हम रियल एस्टेट के लिए मांगते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दें, इनको बैंक से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लेंडिंग प्रेफरेंशियल टर्म्स पे हो, प्रेफरेबल टर्म्स पे हो। अगर ऐसे काम भी कर दिए जाएं, आप आरबीआई को पार्टिसिपेट करवा लीजिए, तो फिर देखिए इसमें कितनी तेज़ी आती है। तो करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर सिर्फ फाइनेंशियल और फिस्कल लेवल पर इसको थोड़ा सा माकूल कर दें, तो मेरा ख्याल है बाकी काम तो होने लगेंगे। जाहिर तौर पर इस पूरी चर्चा में हमने जो समझने की कोशिश की वो ये है कि जिस तरह से सीनियर लिविंग का मार्केट भारत में बढ़ रहा है, सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन जाहिर तौर पर शायद जिस रफ्तार से पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, जिस रफ्तार से फंड की ज़रूरत है, जिस रफ्तार से उसके एग्जीक्यूशन को होना चाहिए, लैंड सस्ती हो, पॉलिसी आसान हो, ताकि उसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हो और ये मार्केट तेज़ी से बढ़े। क्योंकि ये जो डेटा है 2050 तक 21% बुजुर्ग आबादी का, ये डेटा तो अपने आप में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप कुछ करें या ना करें। बस फ़र्क इतना है कि आप अगर मौका रहते हुए, क्योंकि आज हम 25 साल पहले इस चीज़ की बात कर रहे हैं, मौका रहते अगर इन चीज़ों का ध्यान दे लिया जाता है तो शायद सीनियर लिविंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और बड़ी राहत हो सकती है बुजुर्ग होते लोगों के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर जी और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अरविंद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रॉपर्टी प्लस में जुड़ने के लिए और आपका टाइम देने के लिए। तो आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।